दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 8वां लेक्चर है, ठीक है। 558 नंबर का वीडियो देख रहे हैं। 551 से हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया है। 550 लेक्चर जो पीछे का है उसमें मैंने कुल 8 विषय आपको पढ़ाए हैं, जिसके बारे में भी आगे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। 16,740 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, कोई बच्चा इस टॉपिक को पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं जानबूझकर ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कहीं भी बायोलॉजी में कुछ छूटने पाए, ठीक है। तो आज हम पोरीफोरा जो संघ है दोस्तों, पोरीफेरा बोलते हैं इसको, पोरीफेरा जो संघ है इससे संबंधित जो जो जीव जंतु हैं उनसे कौन कौन से सवाल बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सिलेंट्रेटा से संबंधित जीव जंतुओं के बारे में देखेंगे और प्लेटीहेल्मिन्थीज से संबंधित जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा जाएगा। स्क्रीन पर कई सवाल आपको दिख रहे होंगे, इन्हीं सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। आपको भरोसा हो तो एक बार स्टडी 91 से जुड़कर देखिए, हमारे पेड कोर्स से जुड़कर देखिए। बहुत शानदार क्लासेस दोस्तों यहां पर चल रही हैं। एक बार आप जुड़ जाइए ना, आगे से हर विषय के लिए आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि पोरीफेरा संघ के प्राणी ये किस प्रकार के जीव हैं। देखिए, किसी जीव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि भाई ये हैं कैसे जीव। तो याद रखेगा, पहली बात इनके अंदर की क्वालिटी बता रहा हूं आपको। पहली बात याद रखेगा, ये एक प्रकार के जलीय जीव होते हैं, जल में पाए जाते हैं, बाहर नहीं पाए जाते। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखेगा दोस्तों, ये अचल होते हैं, ठीक है, अचल, ठीक है, यानी अगतिशील, ठीक है, अगतिशील। गतिशील तो माने चलने वाला होता है, ये लिख रहा अगतिशील। ये एक जगह पे स्थिर रहने वाले होते हैं। अचल मतलब क्या होते हैं, या एक जगह पे क्या होते हैं दोस्तों, या एक जगह पे स्थिर रहते हैं और ये पूरा जीवन उसी जगह पे काट देते हैं। जहां रहते हैं ये पूरा जीवन वहीं पे काट देते हैं। बहुत ही सरल प्रकार के जीव हैं, लेकिन बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। सरल एवं बहुकोशिकीय, सरल एवं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। और ज्यादातर मिलते कहां पर दोस्तों, तो चट्टानों वगैरह पे सटे हुए मिलते हैं, ठीक है। चट्टानों पर जाके चिपक जाते हैं और उसी चट्टान पर पूरा जीवन पड़े रहते हैं, ठीक है। ये मैं पोरीफेरा संघ के जीव जंतुओं के बारे में बता रहा हूं। अभी आगे आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आएगा, बहुत हैरान परेशान मत होइए। अगला सवाल एग्जाम में आता है कि किस संघ के प्राणी अगतिशील होते हैं। अगर ऐसा सवाल पूछ दिया तो बता पाएंगे कि नहीं उत्तर? हाँ सर, बता देंगे कि पोरीफेरा जो संघ के प्राणी होते हैं ये अगतिशील होते हैं, ठीक है। पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा संघ के जीव, ठीक है। पोरीफेरा संघ के जलीय जीव, ठीक है, जलीय जीव। अच्छा, ये जलीय जीव लिखने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिखे रहेंगे तो कम से कम आपको इसी बहाने याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? अगर ये जो पोरीफेरा शब्द देख रहे हैं इसका लैटिन नाम है और उसका आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है छिद्र धारण करने वाला, ठीक है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है छिद्र, छिद्र धारण करने वाला, यानी जिसके छिद्र पर असंख्य संख्या में, गिनती नहीं कर सकते इतने छिद्र पाए जाते हैं, तो वो दोस्तों ये पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा संघ के जो जीव है ना, इनके संघ के जो जीव हैं इनके शरीर पर असंख्य छिद्र, ठीक है, असंख्य छिद्र दोस्तों पाए जाते हैं। ये भी इनकी एक विशेषता है, ठीक है। धीरे धीरे एक एक लाइन आप एक्स्ट्रा जानते जाइए। अभी तक आपने पढ़ा था कि सरल होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, अचल होते हैं, अगतिशील होते हैं, स्थिर होते हैं। अब उनके बारे में पढ़े, उनके शरीर पर हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला दे रहा है कि किस प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। और वह लवणीय एवं असममित होते हैं। क्या होते हैं? लवणीय होते हैं और असममित होते हैं। तो याद रखेगा ये पोरीफेरा की ही बात हो रही, ठीक है। पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पंज, स्पंज के नाम से जानते हैं। उनके शरीर पर ढेर सारे छिद्र होते हैं और याद रखेगा इनके शरीर पर ऊतक नहीं होते हैं, ठीक है। याद रखेगा शरीर में ऊतक नहीं होते हैं, ठीक है। शरीर में ऊतक नहीं। अब सवाल यह है कि अगर टिश्यू नहीं होता है तो क्या होता है? उनका शरीर कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है, लेकिन वो ऊतक नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखेगा कोशिकाओं का समूह, ठीक है,
कोशिकाओं का समूह होता है, लेकिन ऊतक दोस्तों इनके शरीर में नहीं पाए जाते। मैं पोरीफेरा की बात करूं, ये स्पंज जैसे होते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा सा ये सवाल है। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किस प्राणी संघ के जीव श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं, किनमें यह अंग नहीं पाया जाता है। अभी बताया है दोस्तों कि याद रखेगा पोरीफेरा, ठीक है, ये जो पोरीफेरा संघ के जीव हैं, ठीक है, पोरीफेरा संघ के जीव, जिन्हें आप क्या कहते हैं, जिन्हें आप सामान्य भाषा में स्पंज कहते हैं, इनके अंदर किसी भी तरह की श्वसनी नहीं, हमारे अंदर नाक है ना, श्वसन नलिका है ना, इनके शरीर में इस तरह की कोई श्वसन अंग नहीं पाए जाते। इनके शरीर में कोई भी उत्सर्जन अंग का उत्सर्जक अंग भी नहीं होते। हमारे शरीर में तो उत्सर्जन होता है ना, हम मलमूत्र का त्याग करते हैं तो उत्सर्जन, लेकिन इनके शरीर में उत्सर्जन करते हैं, कोई अंग उसके लिए नहीं है। इसी तरह से कोई परिसंचरण तंत्र दोस्तों यहां पर नहीं देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये सब होगा नहीं तो भोजन पानी इनके शरीर में कैसे जो है वितरित होता है, ठीक है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर भोजन पानी का वितरण, ठीक है, भोजन पानी का वितरण, ठीक है, भोजन पानी का वितरण सर कैसे होता है। तो ये वितरण अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर ये कैसे होता है, तो याद रखेगा इसके लिए ऐसे जीवों की शरीर में एक नहर प्रणाली होती, कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। तो याद रखेगा इनके शरीर में क्या होता है, विशेष कैनाल सिस्टम होता है, विशेष कैनाल सिस्टम, ठीक है। उसी कैनाल सिस्टम से ये वितरण होता है और उसी से उनको भोजन और पानी हर चीज उनके शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचता रहता है। लेकिन जैसा हमारे पास है अंग, वैसा अंग इनके पास नहीं होता है। एक एक लाइन दोस्तों उनके बारे में ज्यादा जानिए, तब जो है आपको सारा कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर होगा, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला दे रहा है जीव विज्ञान में स्पंज क्या है। अब देखिए, अब पूछ दिया कि जीव विज्ञान में स्पंज क्या है। स्पंज एक तरह के जलीय जीव हैं, क्या है बताइए। स्पंज एक प्रकार के जलीय जीव हैं। क्या है दोस्तों, स्पंज एक प्रकार के क्या हैं, यह जलीय जीव हैं। और क्या है, इससे ज्यादा क्या है, ठीक है। अच्छा, किस प्रजाति के दोस्तों अंतर्गत ये आते हैं, तो अभी आपने पोरीफेरा का नाम पढ़ा था, तो आप बताइए कि ये पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। उसके ऊपर पूछे तो एनिमेलिया बताएगा। अच्छा, संघ में सबसे पहले आप पहले ऊपर याद रखेगा ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं एनिमेलिया के अंतर्गत, ठीक है। एनिमेलिया बोले तो जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जंतु जगत के कई भाग हैं, तो जंतु जगत के जब अंदर आएंगे तब आपको मिलेगा पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा संघ मिलेगा, तब आप पढ़ते हैं कि पोरीफेरा संघ में आते हैं। तो इतना डिटेल तक दोस्तों कम से कम आप चीजों को समझते रहिए और याद करते रहिए, ठीक है। अगला सवाल करा, साइकन हो गया। साइकन एक विशेष जीव है, यह भी स्पंज की श्रेणी में आता है। आपको यालोनेमा हो गया, स्पांजिला होगा, यूस्पेंजिया हो गया। देखिए स्पांजिला, यूस्पेंजिया, ठीक है, और साइकन, ये तीन दोस्तों आपसे खूब परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये किस संघ के जीव हैं, तो याद रखेगा ये पोरीफेरा संघ के जीव हैं, ठीक है। किस संघ के जीव हैं दोस्तों, यह पोरीफेरा संघ के जीव हैं, यह अस्पंज वाले जीव हैं, ठीक है। जिनको अस्पंज, पोरीफेरा संघ के जितने भी जीव हैं सबको अस्पंज ही कहा जाता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और यह भी कहा जाता है कि सबसे आदिम जीव इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिम जीव। यानी आदिम जीव मतलब समझिए कि करोड़ों वर्ष पूर्व भी दोस्तों ये एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। ये ऐसे बहुकोश की जीव थे, एक कोश की नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आदिम जीव हैं लेकिन यह एक कोश की नहीं है, ये बहुकोश की जीव है, ठीक है। आपने पीछे पढ़ लिया था, पहली लाइन बताता सरल एवं बहुकोशिकीय, ठीक है, सरल एवं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव। ये चीज दोस्तों आप याद रखेंगे। एक सेकंड, माइक थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो इतना सवाल दोस्तों, यहां तक सवाल आता है परीक्षा में। अरे भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसके पीछे कारण यह है कि भाई मैंने देखा, मैंने रिसर्च किया, मुझे समझ में आता है कि सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है लगे कि नहीं भाई नहीं इंपॉर्टेंट है, कम ज्यादा वो अपनी जगह, लेकिन हमें ऐसा लगता है इसलिए आपको समझा रहा हूं। कौन से प्राणी अचल होते हैं। अरे कितने बार एक ही बात कहोगे। अचल मतलब क्या हो गया, अगतिशील। अचल का मतलब क्या हो गया, अगतिशील, आप तो जानते हैं। और उनमें एक ठोस आश्रयी सपोर्ट से जुड़े होते हैं, ठीक है, वही चट्टानों से जुड़े होते हैं। तो याद रखेगा ये हम बात कर रहे हैं स्पंज की, ये हम बात कर रहे हैं पोरीफेरा संघ के जीव की, पोरीफेरा
संघ के जीव की, और ये आश्रय के लिए दोस्तों किस पर, सपोर्ट के लिए किस किस पर टिके होते हैं, तो याद रखेगा चट्टानों पर, ठीक है, चट्टानों पर इनका आश्रय होता दोस्तों। ये सारी बातें दोस्तों आप, और जीवन भर ये कई स्थान पर ये रह जाते हैं, कई जाते भाई, चलते तो है नहीं, जब चलते इसलिए आपको दिखते नहीं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जीव हैं। कई लोग तो इन्हें सोचते हैं कि पेड़ पौधा होगा, काई वाई होगा, कुछ और होगा, एक ही जगह पड़े रहते हैं, इसलिए लोग इसको समझते नहीं कि जीव है, क्योंकि भाई जीव है तो उसको चलना फिरना चाहिए। हमारे आपकी निगाह में यही होता है कि जो जीव होते हैं वो कहीं ना कहीं चले फिरे, कम चले ज्यादा चले, कम से कम चले फिरे, और ये क्या पूरा जीवन एक ही जगह पे रहता है। इस वजह से कई लोग इसे जीव की श्रेणी में रखने को तैयार ही नहीं होते, समझते नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग विज्ञान पढ़ रहे तो हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, तो ये चीजें अपने दिमाग में आप रखिएगा। आगे देखिए, अगला दे रहा है सिलेंट्रेटा संघ के जंतु। अब देखिए इसकी क्या खासियत है, सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं का शरीर किस प्रकार का होता है, तो अब इसके बारे में पूछ दे तो वही सारे खासियत इनके भी होते हैं, ठीक है। जैसे पहली खासियत है दोस्तों, ये जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं। दूसरी खासियत है कि इनका शरीर दोस्तों अत्यधिक नरम होता है, ठीक है, अत्यधिक नरम यानी मुलायम, ठीक है। इनका शरीर जो होता है दोस्तों बहुत ज्यादा मुलायम होता है, ठीक है, मतलब आप हाथ में लेके डर जाएंगे। तो जलीय जीव होता है, बहुत ज्यादा मुलायम होता है, और एक तरह से कह सकते हैं कि अविकसित शरीर होता है, अविकसित शरीर होता है, और थैली के समान होता है, अविकसित शरीर, ठीक है। अगला लिखेगा थैलीनुमा संरचना, थैलीनुमा संरचना, जैसे झिल्ली बैग वैग पाया जाता है ना, वैसा, जैसे ऑक्टोपस का खोपड़ी देखें एकदम वैसा संरचना दोस्तों आपको मिलेगा, थैलीनुमा संरचना। इसके अलावा अरीय, एक शब्द लिखिएगा यहां पे, अरीय सममिति, अरीय सममिति। ये अरीय सममिति क्या होता है ये समझिएगा, यानी इसको किसी स्थान से काट देंगे तो ये समान भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। काटने पर समान भागों में विभाजित, समान भाग में विभाजित, ठीक है, विभाजित हो जाता है। यानी एक टुकड़ा, जैसे आप अमीबा को पकड़ लीजिए, काट देंगे दो हो जाएगा। जैसे इंसान है, उसको आधा आधा काट दिए दो बन गया, और काट देंगे चार बन गया। गजब बात कर रहे हैं, ऐसा जीव है। हाँ, ये इनकी खासियत होती है, ठीक है, ऐसे जीवों की खासियत होती है। तो ये अभी आप याद रखें, ये सिलेंट्रेटा संघ के जीव कहे जाते हैं, ठीक है। आइए अब इनके बारे में थोड़ा सा और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। अगला दे रहा है कि सिलेंट्रेटा संघ का नया नाम दोस्तों क्या है, ठीक है। सिलेंट्रेटा, जैसे पोरीफेरा संघ कम देगा, स्पंज शब्द ज्यादा देगा, वैसे सिलेंट्रेटा संघ कम देगा, इसके जगह पे निडेरिया शब्द देगा। क्या देगा, निडेरिया शब्द देगा, ठीक है। जिस तरह से पोरीफेरा संघ में हम लोग स्पंज का नाम याद रख रहे थे, ठीक है, स्पंज शब्द को याद रख रहे थे, उसी तरह से निडेरिया शब्द आप सिलेंट्रेटा संघ के लिए आप याद रखेंगे, निडेरिया, ये आप याद रखेंगे। और निडेरिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेगा, ये निडेरिया क्यों कहा गया, क्योंकि ऐसे जीव जिनमें डंक मारने वाली कोशिकाएं हों, डंक मारने वाली कोशिकाएं हों, ठीक है। इसमें क्या होती है दोस्तों, डंक मारने वाली कोशिकाएं होती। जिस तरह से पोरीफेरा का मतलब क्या था, असंख्य छिद्र, ठीक है, सीधे सीधे याद रखेगा, जिनके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाएं उन्हें हम पोरीफेरा में रख रहे थे, और जिनके अंदर डंक मारने वाले कोशिकाएं पाई जाएं वो क्या होते हैं दोस्तों, निडेरिया में रखे जाते हैं, वो सिलेंट्रेटा में रखे जाते हैं। आप पढ़ने आए हैं, बहुत ध्यान से चीजों को पढ़िए। मुझसे जितना हो सकता है मैं क्वेश्चन को उतना आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। ये क्वेश्चन ही आपको एक चैप्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो एक चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और आगे चलिए, अगला सवाल दे रहा, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, सी एनिमोन हो गया, गोर्गोनिया हो गया, ये किस संघ के जीव जंतु दोस्तों, तो इन सभी को सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत है, यह सिलेंट्रेटा संघ। अब देखिए, सिलेंट्रेटा लिख दे कहीं पे, चाहे निडेरिया लिख दे, क्या लिख दे, निडेरिया, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ये इसी संघ के जीव हैं, ठीक है। और ये आप याद रखेंगे। तो इतना सा दोस्तों आप याद रखेगा। हाइड्रा, जी हाँ, हाइड्रा को अगर काट देंगे तो जहां से काटेंगे वहीं से एक नया हाइड्रा उत्पन्न हो जाता है। जेलीफिश का नाम जेलीफिश, ये हाइड्रा और जेलीफिश
ये बहुत बार दोस्तों परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है, कि बताइए ये किस संघ के जीव हैं, ऐसा सवाल दोस्तों बहुत बार आया हुआ है। तो इस चीज को दोस्तों आप याद रखिएगा, सिलेंट्रेटा संघ में हो जाएंगे। और भी होता है, जैसे आप उसका नाम सुने होंगे, समुद्री पिच्छक का नाम सुने होंगे, इसका एग्जाम में खूब नाम आता है, समुद्री पिच्छक, ठीक है, समुद्री पिच्छक। नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए, ये हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, समुद्री पिच्छक हो गया, इसी तरह से समुद्री फेन वगैरह का नाम आता है। ये सब दोस्तों ज्यादा पूछा जाता है किस संघ के जीव हैं, तो सिलेंट्रेटा दोस्तों आप याद रखेंगे, निडेरिया भी याद रखेंगे। करा किसका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है। ये 2 परतें दोस्तों कौन कौन सी होती हैं, एक बाह्य परत होती है, एक आंतरिक परत होती है। कौन कौन सी परत होती है, एक बाह्य परत होती है और एक दोस्तों आंतरिक परत होती है, ठीक है, एक बाह्य परत, एक आंतरिक परत। अच्छा, बाह्य परत आंतरिक परत के 2 अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं। जो बाहरी परत होता है उसको एक्सोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोडर्म, ठीक है, एक्सोडर्म, डर्म मतलब चमड़ी होता है, एक्सो मतलब बाहरी, या एक्सो नहीं, एक्टोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, ठीक है, लिखिएगा एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म, ठीक है। और जो अंदर का होता है हमारे भी शरीर में, जो बाहरी परत है उसको हम लोग भी एक्टोडर्म बोलते हैं, और जो आंतरिक परत है उसको एंटोडर्म बोला जाता है, एंटोडर्म, ठीक है। अच्छा, ये हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, किस संघ की बात कर रहे हैं, वही सिलेंट्रेटा की बात कर रहे हैं, खास करके हाइड्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, चाहे आपसे सिलेंट्रेटा संघ पूछ सकता है, सिलेंट्रेटा संघ पूछ सकता है, जिसमें या फिर अलग से आपको हाइड्रा का नाम दे सकता है, ठीक है, हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा का शरीर दोस्तों ये 2 परतों में बना होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो इस तरह के दोस्तों सवाल बनते हैं एग्जाम में। और आगे देखिए, करा सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। तो आप भी जानते हैं दोस्तों, प्रजनन तो 2 तरीके का होता है, एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक प्रजनन होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक प्रजनन। ये दोनों दोस्तों पाया जाता है। सिलेंट्रेटा संघ में लैंगिक प्रजनन भी होता है, अलैंगिक प्रजनन भी होता है। इसमें भी दोस्तों पूछ लेता है लैंगिक वाले में, तो लैंगिक वाले में लिख लीजिएगा पुनर्जनन, ठीक है, पुनर्जनन, ठीक है, पुनर्जनन विधि। तो इसको रखा जाता है दोस्तों लैंगिक प्रजनन में। अलैंगिक में मुकुलन को रखा जाता है, मुकुलन, ठीक है, मुकुलन। जैसे हाइड्रा वगैरह दोस्तों मुकुलन द्वारा होता है, हाइड्रा को थोड़ा सा काट देंगे वहीं से नया हाइड्रा बन जाएगा। या हाइड्रा की खासियत होती है, जब हाइड्रा कुछ ग्रहण करता है उसके शरीर में ज्यादा हो जाता है तो बगल से एक नया हाइड्रा पैदा होना शुरू हो जाता है, वहीं से अलग निकल जाएगा। शरीर में जैसे कुछ ज्यादा हुआ, मटेरियल ज्यादा हुआ, एक नया हाइड्रा बनना शुरू हो जाएगा, ये खासियत होती है उसकी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों प्रजनन होता है सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में, इसे भी आप याद रखेंगे। करा हाइड्रा हो गया, स्टारफिश हो गया, ठीक है, हाइड्रा हो गया, स्टारफिश हो गया। स्टारफिश एक प्रकार की दोस्तों मछली कही जाती है स्टारफिश को, ठीक है, मछली मत्स्य के श्रेणी में रखते हैं, लेकिन है सिलेंट्रेटा संघ के जंतु। और इसके अलावा प्लेनेरिया, करे किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, हाइड्रा किसके द्वारा पैदा होता है, स्टारफिश प्लेनेरिया किसके द्वारा, ये लैंगिक जनन के द्वारा दोस्तों पैदा होते हैं, ठीक है, लैंगिक जनन, लैंगिक प्रजनन या जनन एक ही बात है, लैंगिक प्रजनन द्वारा होते हैं। और पुनर्जनन विधि है यहाँ पे, ठीक है, पुनर्जनन विधि द्वारा दोस्तों पैदा होते हैं। और हाइड्रा तो दोस्तों, हाइड्रा पुनर्जनन से भी हो सकता है और हाइड्रा मुकुलन से भी हो सकता है, इसकी खासियत होती है दोनों में होता है, ठीक है। तो याद रखेगा, इसमें लैंगिक जनन भी होता है और इसमें अलैंगिक जनन भी होता है, दोनों से दोस्तों ये बढ़ता है। तो ये चीजें आप दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल करा, कौन से जीव में रक्त नहीं पाया जाता, खून नहीं होता, इसमें ब्लड नहीं होता दोस्तों, ये अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। ये सवाल जब भी आता है तो बच्चे सोचते हैं क्या दुनिया में ऐसे जीव भी हो सकते हैं जिनमें रक्त नहीं पाया जाता है, किंतु ऐसे जीव दोस्तों सांस लेते हैं, सांस लेते हैं लेकिन ब्लड नहीं पाया जाता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम निडारिया संघ के जंतुओं की बात कर रहे हैं, निडारिया संघ के जीव, ठीक है, निडारिया संघ के जीव जितने भी हैं दोस्तों, डंक मारने वाले जितने भी होते हैं, इसमें ब्लड दोस्तों नहीं पाया जाता है, खास करके हाइड्रा, ठीक है, मुख्यतः हाइड्रा में, ठीक है, मुख्यतः दोस्तों किसका नाम आता है, मुख्यतः हाइड्रा का नाम आता है। तो इसे दोस्तों याद रखिएगा, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता, ठीक है, ब्लड नहीं होता है। तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। और जब जब इस तरह का सवाल आता है तो आपका अट्रैक्शन दोस्तों थोड़ा बढ़ जाता है। करा हाइड्रा में श्वसन दोस्तों किस प्रकार होता है, हाइड्रा सांस कैसे लेता है। देखिए, एक तो बात तो तय होगा कि हाइड्रा में खून नहीं होता, ठीक है, खून
नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में खून नहीं पाया जाता, लेकिन हाइड्रा सांस लेता है भैया। जितने भी जीव जंतु सांस तो लेंगे ना, लेकिन सांस दोस्तों किस प्रकार लेता है, श्वसन किस प्रकार होता है, तो याद रखेगा श्वसन की विधि यहां पूछ रहा है, ठीक है, श्वसन की विधि। अब देखिए, क्योंकि कोई अंग तो होता नहीं है, ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर श्वसन अंग नहीं होता, ठीक है। तो बच्चा सोचेगा लगता है श्वसन अंग नहीं होता तो सांस भी नहीं लेता होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह शरीर के सतह पर दोस्तों कुछ छिद्र होते हैं, ठीक है, शरीर के सतह पर विसरण द्वारा, उसको कहते हैं विसरण करके, ठीक है, ये दोस्तों सांस लेता है। तो सतह से उसका शरीर ही ऐसा होता है, उसी से वो सांस लेता है, उसके लिए किसी नाक वाक की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी श्वसन अंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात को भी आप याद रखिएगा दोस्तों। अब तक 8 विषय मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे आज की क्लास देख रहे हैं, जिस तरह से आज इंपॉर्टेंट सवालों पर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह से हमने डिटेल में आपको प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये तीनों पढ़ा दिया। ये तीनों दोस्तों मैंने आपको कुल 150 लेक्चर में पढ़ाया, 150 लेक्चर में ये 3। इसी तरह से मैंने आपको संविधान पढ़ाया, ये पढ़ाया 80 लेक्चर में, ठीक है, दोनों को काउंट कर देंगे तो 230 लेक्चर हो जाएगा। इसी तरह से विश्व का भूगोल पढ़ाया 100 लेक्चर में। कितने लेक्चर में? 100 लेक्चर में विश्व का भूगोल। भारत का भूगोल क्योंकि अपने इंडिया की बात आ रही थी तो 125 लेक्चर में कवर कराया। और इसी तरह से फिर आगे के लेक्चर में हम लोगों ने जो है केमिस्ट्री और 45 लेक्चर लगा है, ठीक है, 45 कुल मिला के दोस्तों मान लीजिए आप दोनों को मिला देंगे तो लगभग 90 लेक्चर, ठीक है, में भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री पढ़ाया। अब जाकर आपकी बायोलॉजी की क्लास चल रही है, तो मौका दीजिए। आप किसी भी सरकारी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस क्लास से जुड़िए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। और ये तो फ्री वाली क्लास है, आपको पैसे भी तो नहीं खर्च करने, निःशुल्क तो देखना है। आगे देखिए, करा किस जीव का विकास कलिका द्वारा होता है? कलिका, ठीक है, किस जीव का विकास कलिका, वहां से कली निकलती है और उससे दोस्तों जीव पैदा हो जाता है। तो अभी मैंने पीछे आपको हाइड्रा बताया था, ठीक है, कई जीव हो सकते हैं, जैसे हाइड्रा का विकास भी दोस्तों कलिका द्वारा होता है। इसी तरह ईस्ट को दोस्तों आप खमीर कहते हैं, खमीर का विकास भी दोस्तों कलिका द्वारा होता है। तो पता नहीं आपको एग्जाम में हाइड्रा दे रहा है, ईस्ट दे रहा है या क्या दे रहा है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करा कौन सा जानवर मुकुलन, मैंने कहा था लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं हाइड्रा में, तो करा कौन सा जानवर मुकुलन मतलब बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? ये हम हाइड्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रा याद रखेगा, ये सीलेंट्रेटा संघ का जंतु है, ठीक है, सीलेंट्रेटा संघ का जंतु है, ये आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा सा ये सवाल है आपके लिए। आगे देखिए, कह रहा है जेलीफिश, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। जेलीफिश किसे कहते हैं? जो सीलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं। सीलेंट्रेटा संघ में 2-3 नाम आप जरूर याद रखेंगे, जैसे हाइड्रा का नाम आपको नहीं भूलना है, जैसे जेलीफिश का आपका नाम नहीं भूलना है, जैसे स्टारफिश का नाम नहीं भूलना है, ठीक है, स्टारफिश का नाम नहीं भूलना, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। कह रहा जेलीफिश किसे कहते हैं? जो सीलेंट्रेटा संघ का जंतु है दोस्तों, ये कहते किसे हैं? तो ये एक तरह का अकशेरुकी जंतु है, अकशेरुकी जंतु, ठीक है, अकशेरुकी जंतु है, जिसमें कशेरुक नहीं पाया जाता है, हड्डियां पीछे नहीं पाई जाती मेरुदंड वाली, ठीक है, और ये स्वतंत्र अवस्था में मुक्त तैरते रहने वाले जीव है, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों? याद रखेगा, मुक्त अवस्था में तैरता रहता है, ठीक है, मुक्त अवस्था में यह तैरता रहता है, यह भी इसकी खासियत है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या दोस्तों यहां दे सकता है? ये किस संघ के अंतर्गत आता है? तो फिर से वही बात आ जाएगा कि सीलेंट्रेटा संघ का, वो तो लिखा ही यहां पे, तो बहुत ज्यादा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक समुद्री जीव है, जलीय जीव है, ये आप कह सकते हैं। अरे और क्या, ये क्या कैसा जीव है तो क्या बताएंगे, ठीक है, समुद्री जीव, ठीक है, समुद्री जलीय जीव ये है, ये बात करिएगा। आगे देखिए, कह रहा किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटिकल्स पाए जाते हैं? वो पीछे भी चल सकता है, जैसे हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं हमेशा ना, हम पीछे दोस्तों चलते जरूर, लेकिन कोई टेंटिकल्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे कौन से जंतु जिनमें अलग से टेंटिकल्स पाए जाते हैं, वो पीछे भी दोस्तों चल सकते हैं, वो जेलीफिश होते हैं। कौन सी होती है दोस्तों? वो यही जेलीफिश हैं जिनमें पीछे चलने वाले टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे कभी भी सवाल पूछे तो क्या बताएंगे? जेलीफिश बताएगा। ये टेंटिकल्स करते क्या है? ये टेंटिकल्स पीछे चलने के लिए नहीं होते हैं, ये तो दूसरी बात है। इसका मुख्य उपयोग होता है शिकार पकड़ना, ठीक है,
इसका मुख्य उपयोग क्या होता है दोस्तों? शिकार पकड़ना, ठीक है, शिकार पकड़ना, यह दोस्तों इसका मुख्य उपयोग होता है इन टेंटिकल्स का, ये आप याद रखेंगे। करा जंतुओं के किस संघ को चपटे कृमि के रूप में जाना जाता है? चपटे कृमि का रूप कहा जाता है दोस्तों। करा किस संघ को चपटे कृमि के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेगा प्लेटीहेल्मिन्थीज को। किसे कहा जाता है दोस्तों? प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जितने भी जीव होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको चपटे कृमि कहा जाता है, ठीक है, या पट्ट कृमि कहा जाता है। अब देखिए कई नाम है, जैसे इनको पट्ट कृमि कहा जाता है। पट्ट कृमि, कृमि का मतलब क्या होता है? कृमि का मतलब होता है कीड़ा। कृमि का मतलब क्या होता है? कीड़ा। तो इनको पट्ट कृमि भी कहते हैं, इनको चपटे कृमि भी कहा जाता है, इनको सूत्र कृमि भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज वालों का। आइए उससे संबंधित सवाल देखते हैं। करा प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? ठीक है, ये जो चपटे कृमि हैं, चपटे कीड़े हैं, इनके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से जीव आते हैं, कैसे जीव आते हैं? तो याद रखिएगा ऐसे जीवों का शरीर क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक नरम, ठीक है, अत्यधिक मुलायम ना, नरम कहिए मुलायम कहिए, एक बात हो गया, ठीक है। और क्या? चपटा, वो तो इनके नाम में ही लगा है दोस्तों, चपटा। और दोस्तों ये कृमि की श्रेणी में होते हैं। कृमि मतलब ये क्या होते हैं? एक प्रकार के कीड़े होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये एक प्रकार के कीड़े होते हैं, ठीक है, कीड़े होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों क्या होते हैं? यह चपटा भी हो गया, कृमि हो गया, और क्या लिख दें? हाँ, अखंडित शरीर होता है, ठीक है। क्या होता है? खंडित मत कहिएगा, अखंडित। खंडित मतलब कई खंड में बटा हुआ, अखंडित उनका शरीर बटा नहीं होता है, कई खंड में बटा नहीं होता, वो पूरा एक ही दिखता है। कृमि की खासियत होती है में, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और आगे बढ़िए। करैक्टीनिया हो गया, प्लेनेरिया हो गया, फैसियोला हो गया, सिस्टोसोमा हो गया, किस संघ के अंतर्गत दोस्तों आते हैं? अच्छा, प्लेनेरिया दोस्तों पीछे भी दिया था ना एक जगह, एक मिनट रुकिए। प्लेनेरिया दोस्तों वो लैंगिक प्रजनन वाले में दिया था, ठीक है। देखिए प्लेनेरिया था ना, ये लैंगिक प्रजनन करता इसलिए दिया था, लेकिन ध्यान दीजिएगा अलग अलग है। हाइड्रा जो है वो अलग आपके सिलेंट्रेटा संघ में आ जाएगा, इस तरह से आप अलग अलग याद रखेंगे, ठीक है। और स्टारफिश भी, तो इसको आप याद रखेंगे, ये नाम आ गया था इसलिए याद आ गया मुझे। और फैसियोला हो गया, सिस्टोसोमा हो गया, ये किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये अभी जो दे रहा दोस्तों टीनिया वगैरह प्ले, ये सब कृमि वाले श्रेणी में आते हैं, तो फिर इसे उसी में रखेंगे, क्योंकि एक प्रकार के लिखेगा सभी एक प्रकार के चपटे कृमि हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों? एक प्रकार के चपटे कृमि हैं, ठीक है, चपटे कृमि हैं। इसलिए दोस्तों इनको किसके अंतर्गत रखा जा रहा है? इनको रखा जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। यह प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के अंतर्गत आने वाले जीव हैं, ये आप याद रखेंगे, ये सभी जीव हैं, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल सी बात। और शरीर इनके बारे में जरूर याद रखेगा, अखंडित शरीर होता है, ये आप जरूर याद रखेंगे। करा कौन एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? ठीक है, अंतः परजीवी, ठीक है। कौन सा एक, ऐसे सवाल देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? तो याद रखेगा अंतः परजीवी में एक आता है फीता कृमि, बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस सवाल है, ठीक है, फीता कृमि। अच्छा, ये फीता कृमि से संबंधित एक सवाल और यहां पूछा जाता है। यह एक तरह का अंतः परजीवी है, यह एक तरह का अंतः परजीवी है और एक तरह का उभयलिंगी भी है। क्या दोस्तों? यह एक तरह का उभयलिंगी है। तो कई बार दोस्तों कथन कारक में यह सवाल पूछ देता है, क्या फीता कृमि उभयलिंगी है? तो इसका जवाब दोस्तों आप याद रखिएगा। आगे देखिए, कला लीवर फ्लूक या यकृत कृमि, यकृत में पाया जाने वाला कीड़ा, ठीक है, दिखेगा यकृत में पाया जाने वाला कीड़ा, कृमि यानी कीड़ा, ठीक है। तो जो यकृत में पाया जाता है, करा किसकी पित्त वाहिनी में पाया जाता है? खास करके सुअर, भेड़, बकरी, ऐसे जीवों में दोस्तों ये पाया जाता है, ठीक है। तो मुख्यतः याद रखेंगे, मुख्यतः सुअर, भेड़, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि, ठीक है, इसमें पाया जाता है। लेकिन
कभी कभी मनुष्य के शरीर में भी आ जाता है, लेकिन मनुष्य के शरीर में आता कहां से है, लिखेगा अधपकी मछली खाने से, अधपकी मछली खाने से। अगर कोई व्यक्ति अधपका मांस खा ले, खास करके मछली वगैरह खा ले, तो उसके शरीर में ये जो कृमि की बात करें, लीवर फ्लूक की बात करें, लीवर फ्लूक दोस्तों आ जाता है। और फिर उससे क्या हो जाएगा, आपका लीवर डैमेज हुआ तो लीवर डैमेज हो जाएगा, तो सीधे सीधे अमाशय पे इफेक्ट पड़ता है, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाएगी। जहां लीवर का काम पचाने में सहयोग है, वो आपका पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे भी याद रखेंगे। एस्के हेलमेंथीज दोस्तों किसे कहते हैं, एस्के हेलमेंथीज नहीं बोलते हैं, मेरे मुंह से गलत निकला, एस्के पहले याद रखेगा, फिर हेल में वहां से हटा दीजिए, ठीक है। यहां पे मिंथीज याद रखेगा, ठीक है। तो एस्केल मिंथीज ह को हटा दीजिएगा। एस्केल मिंथीज दोस्तों ये किसे कहा जाता है, स्पेशली सूत्रकृमि को कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सूत्रकृमि को कहा जाता है, सूत्रकृमि को कहा जाता है। पीछे दोस्तों जो आपने पढ़ा चपटे कृमि, और चपटे कृमि में आपने पढ़ा प्लेटी हेलमेंथीज को पढ़ा था, ये सही है। जब चपटा कृमि दे तब आप इसे बताएगा, लेकिन जब सूत्र कृमि दे तो सूत्र कृमि भी एक तरह का कीड़ा है, लेकिन वह एस्केलमिंथीज के अंतर्गत आता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको इसी सूत्र कृमि को गोल कृमि भी कहा जाता है, इसी सूत्र कृमि को और क्या कहते हैं दोस्तों, इसको गोल कृमि भी कहा जाता है। एक नाम इसका आप और याद रखिएगा, इसे नेमाटोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नेमाटोड, ठीक है। नेमाटोड भी ये सूत्र कृमि का ही दोस्तों दूसरा नाम है, ये आप याद रखेंगे। जबकि प्लेटे हेलमेंथीज में आपका फीता कृमि भी आता है ना, फीता कृमि। यह दोस्तों क्या है, फीता कृमि जो एक विशेष कीड़ा है, वो भी प्लेटे हेलमेंथीज के अंतर्गत आता है, लेकिन सूत्र कृमि को मत रखिएगा, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। अगला सवाल करा, एस्केलमिंथीज जंतुओं का शरीर किस प्रकार का होता है। अच्छा, इसके पहले दोस्तों प्लेटी हेलमेंथीज वाला याद कर लीजिए जरा, ठीक है। प्लेटी हेलमेंथीज वाला दोस्तों याद रखेगा। मैंने आपको बताया था प्लेटी हेलमेंथीज जो जीव होते हैं, इनका शरीर जो होता है ये अत्यधिक मुलायम होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, मुलायम होता है। दूसरा याद रखेगा अखंडित होता है। क्या होता है, सबसे बड़ी जो खासियत है वो अखंडित वाली है। लेकिन एस्केलमिंथीज जंतुओं के जब शरीर की बात करेंगे तो इनका शरीर बेलनाकार होता है। कैसा होता है दोस्तों, बेलनाकार, धागे जैसा, बेलनाकार। दूसरा लिखेगा दोस्तों धागे जैसी आकृति। हाँ, शरीर इनका भी दोस्तों अखंडित ही होता है, ठीक है। इनका शरीर भी क्या होता है, अखंडित ही होता है। दोनों एक जैसे लगभग है, लेकिन अलग अलग संघ में इन्हें रखा गया है, ये आप ध्यान देंगे। करा एस्केरिस हो गया, वुचेरिया हो गया, ट्राइकिनेला हो गया, ये सभी किस संघ में आते हैं, ये इसी एस्केलमिंथीज वाले संघ में आते हैं। एस्केलमिंथीज, ठीक है, एस्केलमिंथीज, ठीक है। एस्केलमिंथीज संघ के अंतर्गत आने वाले ये जीव हैं। कुछ और सवाल देख लीजिए। सवाल आता है कि मनुष्य की छोटी आंत में, जी हाँ, मनुष्य की छोटी आंत जो है दोस्तों, उस छोटी आंत में पाए जाने वाला एस्केरेसिस जो है दोस्तों, इससे कौन सा रोग होता है। तो क्योंकि इसका नाम एस्केरेसिस है, उससे एस्कियारिसिस रोग होता है। क्या होता है, एस्केरियासिस, एस्केरियासिस नामक दोस्तों यह रोग होता है जब मनुष्य की छोटी आंत में दोस्तों ये एक तरह से दोस्तों ये जो है सूत्रकृमि है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या दोस्तों, ये एक तरह का सूत्रकृमि है, ये एक तरह का नेमाटोड है, ये एक तरह का गोल कृमि है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये जब मनुष्य के शरीर में जाता है तब दोस्तों ये एक रोग पैदा करता है, ठीक है। अच्छा, इस रोग से होता क्या दोस्तों, ये एक तरह का परजीवी संक्रमण है, जिसे जब आप दूषित भोजन ग्रहण करते हैं तब दोस्तों ये रोग होता है, ठीक है। ये रोग होता कैसे है दोस्तों, दूषित भोजन एवं जल, ठीक है, भोजन एवं जल ग्रहण करने से दोस्तों ये रोग फैलता है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह एक दे रहा फाइलेरिया नामक रोग किससे उत्पन्न होता है। फाइलेरिया में देखते होंगे इंसान का पैर जो होता है एकदम हाथी पांव जैसा हो जाता है। तो फाइलेरिया नामक रोग दोस्तों ये किससे उत्पन्न होता है, ये याद रखेगा। ये जो फाइलेरिया है इसमें क्या हो जाता है, इसे हम कहते हैं हाथी पांव, ठीक है। याद रखेगा, मनुष्य का पैर सूजकर हाथी के पैर जैसा
पैर जैसा हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। आपने देखा होगा आपके आसपास ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते होंगे आपको, ठीक है। ये फैलता है उससे वुचेनेरिया से, ठीक है, जो एक कृमि आप पीछे पढ़े थे, पीछे दिखा दूं आपको, देखिए यहां वुचेरिया जो लिखा दोस्तों, इससे दोस्तों फैलता है वुचेरिया, वुचेरिया जो कृमि है दोस्तों, इससे फैलता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, वुचेरिया कृमि से फैलता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल करा गोल कृमि, आपको मैं बता दिया हूं, कहीं पर दोस्तों गोल कृमि दे दे, कहीं पर दोस्तों सूत्र कृमि दे दे, कहीं पर दोस्तों नेमाटोड दे दे, नेमाटोड दे दे, आपको घबराना नहीं है, ये सब के सब दोस्तों एक ही हैं। करा गोल कृमि में किस प्रकार का लिंग पाया जाता है, इनमें कैसा लिंग, अरे कैसा भी लिंग हो सकता है भैया। अब लिंग का कहने का मतलब क्या है, ये नर मादा के अलग अलग लिंग होते हैं, लिखिएगा नर मादा के अलग अलग लिंग, ठीक है, अलग अलग लिंग होते हैं, नर मादा के अलग अलग लिंग होते हैं, ठीक है, जिस तरह से इंसानों में होता है वैसा दोस्तों इसमें भी होता है गोल कृमि में। यहां से सवाल आ जाता है कैसे लिंग, तो लोगों को लगता है कि भाई इसमें कहां से लिंग होगा, तो कुछ अलग कर देते हैं, तो इस तरह से ये सवाल भी आप याद रखेंगे। दोस्तों ये जो सीरीज मैं आपको दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप किसी भी भारतीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज आप देखिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी, ठीक है, तैयारी में बहुत हेल्प भी करेगा। इसके अलावा अगर आपको भरोसा हो तो एक बार आप हमारे पेड कोर्स से जुड़िए, हमारे पास कई सारे बैच है, संविधान का बैच है, हिंदी का बैच है, कंप्लीट हिस्ट्री का बैच है। नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं कंप्लीट हिस्ट्री, तो तोड़कर अलग अलग मैंने भी रखा है, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, आप अलग से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप जो है कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर आपको इस क्लास का दोस्तों पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म है वैदिकी नाम से, ठीक है, वैदिकी नाम से आप इस प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, वैदिकी.com, ये वेबसाइट है, या फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको इससे संबंधित जो है पीडीएफ मिल जाएगा। और ये दोस्तों पीडीएफ के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, ठीक है, फ्री वाले के लिए, तो आप इस पे भी दोस्तों कॉल कर सकते हैं, और भी चीजें यहाँ पर दी गई हैं इस पे, ठीक है, नोट्स वगैरह के लिए यहाँ। बाकी पेड कोर्स चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, इससे आप जुड़िए और तैयारी कीजिए, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी होगी, अगर आपको नितिन सर पर तनिक भी भरोसा है तो, ठीक है। चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।